पिछले वीडियो लेक्चर में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में बताया गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दो प्रकार की होती हैं। पहला बताया गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या विद्युत अपघटनी सेल, और दूसरा बताया गया गैल्वानी सेल या वोल्टेइक सेल। इसका जो टिपिकल उदाहरण दिया गया था वो था डेनियल सेल का। किंतु इसके पहले आपको दो बातें और बताई गई थी। एक तो इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, ये बातें महत्वपूर्ण हैं आगे समझने के लिए, इसलिए इन बातों को मैं रिपीट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, याद कीजिए, जब किसी धातु की प्लेट को उसी धातु के किसी लवण के जलीय विलयन में डुबोते हैं तो विलयन के सापेक्ष प्लेट धनावेशित अथवा ऋणावेशित हो जाती है। इस प्रकार प्लेट और विलयन के मध्य एक प्रकार का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। मानक परिस्थिति में यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव को ई से निरूपित करते हैं, और मानक परिस्थिति में, मानक परिस्थिति का अर्थात मानक परिस्थिति का जो अर्थ है वह ये है कि यदि किसी बर्तन में हम जो विलयन लें उसकी सांद्रता 1 एम हो अर्थात मोलर हो, और जो यहाँ का टेम्परेचर ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, या केल्विन में 273 जोड़ के लिखेंगे तो 298 केल्विन टेम्परेचर हो। इसमें जब किसी प्लेट को डुबाया जाएगा तो प्लेट और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट कहते हैं। मानक परिस्थिति में 1 मोलर विलयन और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, और यह अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है। जबकि इलेक्ट्रोड विभव यह सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए अलग अलग सांद्रता पर एक ही इलेक्ट्रोड का विभव अलग अलग हो सकता है। ये ई की वैल्यू बदल सकती है, ई नॉट की वैल्यू नहीं बदलती है। इन बातों को जानने के पश्चात आपको इसके पहले ये भी बताया गया था कि डेनियल सेल में 2 अर्ध सेल होते हैं, और 2 अर्ध सेलों पर जो अभिक्रियाएं होती हैं उनमें एक अर्ध सेल में अपचयन की क्रिया और दूसरे अर्ध सेल में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। मान लीजिए ये एक चित्र के माध्यम से पुनः पिछली बातों को रिपीट करेंगे। ये दो अर्ध सेल हैं, एक कॉपर की प्लेट है और दूसरी जिंक की प्लेट है, और ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, विलयन है, और ये जिंक की प्लेट है। यहाँ पर कॉपर की प्लेट है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। आपको बताया गया कि यह इस प्लेट पर, जिंक की प्लेट पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण, इसलिए इसको एनोड कहते हैं। और कॉपर की प्लेट पर अपचयन की क्रिया होती है, अपचयन, इसलिए इसे कैथोड कहते हैं। यदि हम सेल के सर्किट को पूरा करें तो इसमें एक साल्ट ब्रिज या लवण ब्रिज लगाएंगे, और इसे वोल्ट मीटर और कुंजी की सहायता से, मान लीजिए ऐसे कुंजी लगा करके इसको सर्किट पूरा कर दें। जब कुंजी को दबाते हैं तो यहाँ सर्किट पूरा हो जाता है, और दोनों, क्योंकि दोनों का के विभवों में अंतर है, यह जो कॉपर की प्लेट है इसका विभव धनात्मक है और जिंक की प्लेट का विभव ऋणात्मक है। दोनों के प्लेटों के विभवों में अंतर होने के कारण, विभवांतर होने के कारण आवेश का प्रवाह होता है। वास्तव में तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर, लेकिन आवेश का प्रवाह धन से ऋण प्लेट की ओर माना जाता है। यहाँ विशेष बात है, दोनों प्लेटों के विभवों का जो अंतर है उसे सेल विभव कहते हैं।
दोनों प्लेटों के विभवों का अंतर सेल विभव कहलाता है। तो सेल विभव सूत्र लिखा जा सकता है कि सेल विभव या सेल पोटेंशियल विभव ये बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये सेल विभव के लिए सूत्र बताया गया। कैथोड चूंकि दाहिनी ओर लिखा गया है, चित्र देखिए दाहिनी ओर है, इसलिए इसको लिखा जा सकता है ई राइट RIGHT और इसको लिख सकते हैं माइनस ई लेफ्ट। दाहिनी ओर का अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव और बाईं ओर के अर्ध सेल के इलेक्ट्रोड विभव का जो अंतर है उसे पूर्ण सेल का सेल विभव कहते हैं। जिस समय सेल से धारा नहीं ली जा रही होती, जब सेल से धारा नहीं ली जाती अर्थात ये कुंजी खुली रहती है, उस समय इस सेल के सेल विभव को हम EMF कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल। अर्थात इसमें कितना विद्युत देने की क्षमता है, कितना इलेक्ट्रिक देने की क्षमता है, इसे EMF ऑफ सेल से निरूपित करते हैं। EMF भी सेल विभव ही है, लेकिन तब के लिए है जब इस पूर्ण सेल से धारा नहीं ली जा रही होती। तो EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू, यही सूत्र हो जाएगा ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ये EMF के लिए सूत्र है। और सेल विभव जब धारा ली जा रही होती है, कंसंट्रेशन चेंज होता रहता है, क्योंकि धारा देने पर इन दोनों के कंसंट्रेशन में, विलयन में, कंसंट्रेशन में अंतर आता है, तो उस परिस्थिति के लिए सेल विभव निरूपित किया जाता है। अब हम यहाँ पर ये जो दोनों अर्ध इलेक्ट्रोड हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन अगर करें, पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया गया था, क्योंकि इस प्लेट पर जिंक के प्लेट पर जिंक परमाणुओं का ऑक्सीकरण हो रहा है और ये चेंज हो रहे हैं जिंक आयन में, Zn++। ये सॉलिड स्टेट में था, यहाँ लिख सकते हैं जिंक सॉलिड / जिंक आयन एक्वस सॉल्यूशन। और डबल लाइन दिखा करके ये साल्ट ब्रिज को निरूपित करता है। यहाँ लिखा जा सकता है, इस प्लेट पर, कॉपर की प्लेट पर, यहाँ इसके विपरीत अभिक्रिया हो रही है, अपचयन की क्रिया हो रही है। अपचयन अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। तो कॉपर का आयन जो है Cu++ एक्वस सॉल्यूशन से कॉपर की प्लेट पर सॉलिड स्टेट में ये पहुंच रहा है। ये पूर्ण सेल का प्रदर्शन है। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव का मापन। इलेक्ट्रोड विभव का मापन या मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी एकल इलेक्ट्रोड का या अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव मापना संभव नहीं है, किंतु दो इलेक्ट्रोडों से बने गैल्वानी सेल या वोल्टेइक सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF ये ज्ञात किया जा सकता है। एकल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मापना संभव नहीं है, किंतु जब दो इलेक्ट्रोडों से बना हुआ कोई गैल्वानी सेल होता है तो उसका EMF हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके पहले ये सूत्र बताया गया, EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू, बताया गया कि ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अब यदि इन दोनों में से किसी एक को हम ज्ञात कर लें तो दूसरे को ज्ञात किया जा सकता है। इस क्रिया में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का
प्रयोग किया जाता है, जिसका इलेक्ट्रोड विभव वैज्ञानिकों ने सभी तापों पर स्वेच्छा से शून्य मान लिया है। यदि ई लेफ्ट की वैल्यू शून्य हो जाए तो ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ई आर, अर्थात केवल राइट साइड के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ही ईएमएफ हो जाएगा। तो हम एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं यदि दूसरे का मान शून्य हो जाए तो, या पहले का मान शून्य हो जाए तो दूसरे का मान ज्ञात कर सकते हैं। इन परिस्थितियों में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है, जिसकी संरचना समझने का प्रयास कीजिए। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक वोल्टामीटर में वास्तव में किसी अम्ल का 1 m 1 मोलर विलयन होता है, 1 मोलर H+ आयन। कोई अम्ल होगा जिसका 1 मोलर विलयन लिया गया और इसमें हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड बनाया गया। अब चूंकि हाइड्रोजन गैस होती है तो गैस तो कोई छड़ या प्लेट है नहीं, गैस का इलेक्ट्रोड बनाएंगे कैसे? इस कार्य में प्लेटिनम की छड़ लेकर के, प्लेटिनम का तार और नीचे एक प्लेटिनम का प्लेट, एक चौकोर प्लेट ले लिया गया, जिसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है, प्लेटिनम ब्लैक। ये जो व्यवस्था है इसको कहेंगे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। इस व्यवस्था में यदि हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दें, यहाँ पर ऐसे हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दिया जाए, चूंकि गैस है तो उसका कोई प्रेशर होगा। एक वायुमंडल दाब पर, एक एटीएम, एक वायुमंडल प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस H2 गैस प्रवाहित की जाती है और यहाँ पर चूंकि 1 m H+ विलयन है, हाइड्रोजन इसमें पहुँचता है और हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन त्याग कर H+ में चेंज होता है, अथवा H+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H2 में चेंज होता है। तो यह व्यवस्था है। वास्तव में हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित करने हेतु यहाँ पर प्लेटिनम धातु की छड़ का प्रयोग किया जाता है। प्लेटिनम, पैलेडियम, ये कुछ ऐसी धातुएं हैं जो गैसों को, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है या ब्रोमीन है, इन पदार्थों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेती हैं। ध्यान दीजिए, ब्रोमीन एक द्रव है, ब्रोमीन गैस नहीं है। ब्रोमीन इलेक्ट्रोड भी इसी प्लेटिनम की सतह पर बनाया जाता है। तो प्लेटिनम का प्रयोग इसलिए करते हैं जिससे कि हाइड्रोजन गैस इसकी सतह पर अधिशोषित हो जाए और ये हाइड्रोजन की छड़ के समान कार्य करे। यह जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब यदि एक एटीएम, एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए और 1 मोलर विलयन हो और 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो, तो इस परिस्थिति में इससे हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। यदि हम मानक हाइड्रोजन, यहाँ एक बात और बताना था कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव E0 वैज्ञानिकों ने स्वेच्छा से 0.0000, ये प्लस माइनस 0.0004 अंक तक शून्य मान लिया है। तो इस व्यवस्था का, उपकरण का प्रयोग करके हम एक गैल्वानी सेल बनाते हैं और उस गैल्वानी सेल का ईएमएफ ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार से दिए गए इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात हो जाता है। इसे समझने हेतु आप 2 चित्रों पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए जिंक की प्लेट है या जिंक इलेक्ट्रोड है। यहाँ पर 2 चित्र बनाएंगे। एक में ये जिंक की प्लेट ऐसे, और दूसरे में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इस तरह से ऐसे। ये प्लेटिनम की छड़ है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस
प्रवाहित की जा रही है एक वायुमंडल दाब पर H2 गैस, और यहाँ पर H+ का 1m सॉल्यूशन है। ये ZnSO4 है और ये जिंक की छड़ है ये, और इन दोनों के बीच विभवांतर नापने की व्यवस्था पोटेंशियोमीटर लगा दी गई है। इसके पश्चात यहाँ पर ये यू नली है, यू ट्यूब है, जो साल्ट ब्रिज के रूप में कार्य करता है। इसकी संरचना हमने आपको समझाया। इस व्यवस्था में जिंक इलेक्ट्रोड को जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है तो आपको पहले ही बताया गया कि एनोड को बाईं ओर दिखाने की परंपरा है, ऋण प्लेट को बाईं ओर और धन प्लेट को दाहिनी ओर दिखाने की परंपरा है। एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऑक्सीडेशन, और इस पर दूसरे प्लेट पर रिडक्शन की क्रिया होती है। यदि हम सेल की अभिक्रियाओं को दिखाएं तो यहाँ दिखा सकते हैं, चूंकि जिंक प्लेट पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है तो दिखा सकते हैं Zn सॉलिड, ये चेंज हो रहा है Zn++ एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन, और ये जो दूसरा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इस पर चूंकि अपचयन की क्रिया हो रही है, अपचयन हाइड्रोजन आयनों का होगा तो लिखेंगे 2H+ एक्वस सॉल्यूशन में है और +2 इलेक्ट्रॉन बराबर H2, ये गैस है। अब इन दोनों अर्धसेल अभिक्रियाओं को जोड़कर अगर हम ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल करके लिखें तो सीधे लिख सकते हैं एनोड अभिक्रिया कैथोड अभिक्रिया साल्ट ब्रिज लगा करके, तो लिखा जा सकता है कि Zn सॉलिड चेंजेज इनटू Zn++ एक्वस साल्ट ब्रिज पुनः 2H+ आयन ये एक्वस सॉल्यूशन में ऑब्लिक H2 गैस। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि इस इलेक्ट्रोड का, इस सेल का अगर हमें इलेक्ट्रोड विभव निकालना हो EMF, तो EMF जो है ये होगा E राइट माइनस E लेफ्ट, और प्रयोगों द्वारा यह प्राप्त हुआ कि EMF का मान ये 0.76 वोल्ट ये प्राप्त होता है। यह मान प्रयोगों द्वारा प्राप्त किया गया। तो अगर हम मान रख दें EMF का मान है 0.76 वोल्ट इज इक्वल टू E राइट साइड में, चूंकि यह शून्य है, राइट साइड में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका मान शून्य है, और यहाँ पर माइनस ये E लेफ्ट, ये जो है जिंक इलेक्ट्रोड का E लेफ्ट की वैल्यू आती है। तो E लेफ्ट इक्वल टू माइनस, अगर हम इसको माइनस चिन्ह को इधर ले आए तो E लेफ्ट अर्थात जिंक इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव अगर हम निकालें E0 इक्वल टू -0.76 वोल्ट, यह प्राप्त होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके हम जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम कॉपर इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ें तो वह धन प्लेट की तरह कार्य करता है और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। अतः जो इसका फिगर होगा, चित्र होगा, वह उलट जाएगा। कॉपर इलेक्ट्रोड को हम दाहिनी ओर रखेंगे और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बाईं ओर दिखाएंगे। यहाँ दूसरे चित्र के माध्यम से मैं ये बात समझाना चाहूँगा कि ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, यहाँ ये प्लेटिनम की छड़ है, प्लेटिनम की प्लेट है, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जा रही है H2 गैस 1 ATM पर। और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो कॉपर इलेक्ट्रोड है,
प्रयोगों द्वारा देखा गया कि कॉपर इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी। तो इसे हम ऐसे दिखा सकते हैं। मान लीजिए यह एक प्लेट है, कॉपर की प्लेट, जिसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया गया CuSO4, और ये है Cu की प्लेट, ये हाइड्रोजन और यहाँ पर 1mH+ सोल्यूशन। अब यदि इन दोनों को पोटेंशियोमीटर की सहायता से हम जोड़ें तो वोल्टेज हम ज्ञात कर सकते हैं, और इस तरह से इस सर्किट को पूरा कर देंगे। साल्ट ब्रिज यहाँ दिखा देंगे इस तरह। इन दोनों सेलों पर, अर्ध सेलों पर यदि हम अभिक्रियाएं दिखाएं, जो अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें हम दिखाना चाहें तो इस प्रकार दिखा सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ऑक्सीकरण अर्थात ये H2 जो है ये गैस से चेंज होता है 2H+ एक्वस सॉल्यूशन में और +2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा जो कॉपर की प्लेट है उस पर अपचयन की क्रिया होती है, अर्थात Cu+++2 इलेक्ट्रॉन = Cu सॉलिड स्टेट में। ये एक्वस था, यहाँ पर पुनः लिखते हैं Cu एक्वस। अगर हम दोनों अभिक्रियाओं को जोड़कर पूर्ण सेल अभिक्रिया दिखाएं, इसे ऐसे दिखा सकते हैं H2 गैस ऑब्लिक H+ आयन एक्वस सॉल्यूशन, साल्ट ब्रिज, कॉपर, ये 2+ था यहाँ, कॉपर ++, यहाँ ध्यान दीजिए 2+ था, कॉपर आयनों का अपचयन हो रहा था, तो Cu2+ एक्वस सॉल्यूशन और ऑब्लिक Cu सॉलिड स्टेट में। प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कि इस पूर्ण सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वह 0.34 वोल्ट प्राप्त होता है। EMF ऑफ सेल = 0.34। जैसे यहाँ पर 0.76 था, तो ये चूंकि E राइट - E लेफ्ट होता है, तो यहाँ पर चूंकि राइट साइड में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो इसकी वैल्यू हो गई 0 माइनस ये हो गया लेफ्ट साइड में ये हाइड्रोजन है, ये गलत हो गया, इसको पुनः सही करके लिखते हैं। राइट साइड में कॉपर है तो 0.34, और या लिख सकते ER E राइट -0, और हमने पहले बताया ये वैल्यू प्राप्त होती है प्लस में 0.34 वोल्ट, तो E राइट = 0.34। E राइट अर्थात कॉपर इलेक्ट्रोड। तो हम ये देखते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़कर किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात किया जा सकता है। यदि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन की क्रिया हो रही है तो वह प्लेट ऋणावेशित होगी और उस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी और इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होगा। यहाँ पर E ≠ -0.76 वोल्ट था, ये एक वैल्यू नेगेटिव थी। पुनः सुनिए, यदि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होती है तो प्लेट का मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होगा, किंतु यदि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तो प्लेट का इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होगा। इस प्रकार हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में आपको अगला टॉपिक जो नर्स्ट इक्वेशन है इसके बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।